चलिए, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारी बुक में इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा हमें सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। पता है सिलेबस किसी को? ये देखिए, यहाँ पर सिलेबस दिखा रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो ये सिलेबस है आपका, ये दो पार्ट में डिवाइड है। आपकी पूरी इकोनॉमिक्स की बुक दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आनी है वो भी 40 मार्क्स की आनी है एग्जाम में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी 40 मार्क्स की आनी है। दोनों को अगर टोटल करें तो 80 और 20 मार्क्स का फिर से आपका क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट आ जाएगा। मैक्रो का इंट्रोडक्शन मैं तभी दूंगा जब मैं मैक्रो पढ़ाऊंगा। पहले मैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, टोटल मिला के एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो 3 यूनिट्स है। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो 3 ही यूनिट्स है। 12 मार्क्स की पहली, 22 मार्क्स की दूसरी और 6 मार्क्स की तीसरी। लेकिन अगर इसको डिटेल में तोड़े तो रिफ्रेशर्स में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। पहली जो यूनिट है उसमें 3 चैप्टर्स है, ये तीनों मिला के 12 मार्क्स की है। दूसरी जो यूनिट है उसमें 6 चैप्टर्स है, ये 6 चैप्टर्स मिला के 22 मार्क्स के। और आखिरी यूनिट एक ही चैप्टर की है, वो मिला के 6 मार्क्स की है। तो यहाँ पे पहली यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आ गया? ये है आपका फर्स्ट चैप्टर। तो इसी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। है क्या इस बुक में, वो आज आपको पता चल जाएगा। इस बुक में क्या क्या है वो आपको आज पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक हम बता रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए तो वो कैसी दयनीय दशा में हमें छोड़ के गए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अंग्रेज लोग जब हमें छोड़ के गए हैं देश से, तो किस हालात में छोड़ के गए हैं, वो हालात की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। वो हालात कैसे थे? बहुत अच्छे हालात थे। कोई मेहमान हमारे घर आए हैं, 200 साल रुक के गए हैं, मेहमान नवाजी करने के बाद हमारी हालत क्या बची? मान लो लॉकडाउन के पहले कोई रिश्तेदार आ गए थे घर पे, वो लॉकडाउन तक आपके घर में रहे, जब लॉकडाउन के बाद घर से गए हैं तो आपकी हालत क्या हो चुकी थी, वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। वैसे ही वो लोग आए और जब छोड़ के गए हमें, तो किन कंडीशंस में छोड़ के गए हैं, वो इस चैप्टर के अंदर कवर किया गया। लेकिन हम इस तिथि को, इस कंडीशन को तब अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे जब हमें ये पता चले कि उनके आने से पहले हमारी कंडीशन कैसी थी। हम कंपेयर तो तभी कर पाएंगे ना कि मेहमान हमें छोड़ के गए तो हमें चलो ठीक है, जैसी हालात में छोड़ के गए हम उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। बुरा तो तब लगेगा कि पहले हम राजा हुआ करते तो बाद में फकीर हो गए। पहले मेहमान आए नहीं थे तब हमारी कंडीशन कैसी थी, जब मेहमान गए तब कंडीशन कैसी है, तब दोनों को कंपेयर करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि मेहमानों का असर हमारे ऊपर क्या पड़ा, जिसकी वजह से हमारी हालत ये हुई है। तो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ इंडिया की इकोनॉमी की, आज से नहीं बता रहा हूँ मैं, लगभग आपको जहां से इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है वहां से इंडिया की हालत बता रहा हूँ। देखो, इंडिया की इकोनॉमी ट्रेंडिंग में चली है, ट्रेंड्स में चली है। पहले हम लोग अमीर हुआ करते थे, फिर हम गरीब हो गए, फिर हम अमीर हुए, और फिर इतने अमीर हुए कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए, और फिर गरीब हो गए। अब इतने गरीब हैं कि अब दुनिया के आधे से ज्यादा गरीब अपने देश में पाए जाते हैं। 50% ऑफ द पुअर लिव्स इन द इंडिया। पूरे वर्ल्ड की 50% पुअर की पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। सोचो, सबसे पहले हम बहुत अमीर थे, वो मैं कंडीशन बता रहा हूँ कब की, जब हम अमीर हुआ करते थे। वो थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने सुना होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहां सिंधु घाटी सभ्यता, उस सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ। आज से लगभग 4700 साल पहले की, इतने साल पहले। सोचो, आज से 200 साल पहले इमेजिन करो, गाड़ियां ढंग से नहीं थी, प्लेन ढंग से नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं था, कुछ नहीं होता था। मैं 200 साल पहले की बात करूं तो 4700 साल पहले आपके हिसाब से तो सब आदिवासी होने चाहिए थे, तो जंगलों में रहते होंगे, खाते। भाई साहब, उस समय की सिविलाइजेशन को आज भी हिस्टोरिकल्स बोलते हैं कि सबसे बेस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। पक्के मकान थे लोगों के, डबल स्टोरी घर थे,
कॉलोनीज की कॉलोनीज बनी हुई थी, जैसे अपनी आज की डेट में कॉलोनियां बनती हैं, बीच में गली, इस तरफ मकान, इधर मकान, इधर मकान। लेकिन हम लोगों की नालियां भी नालियां बिल्कुल बगल में रहती हैं गली के। इन लोगों का और ज्यादा टाउन अच्छी, इनकी टाउन टाउन प्लानिंग तो और खतरनाक थी। घर इस तरफ है, इस तरफ दरवाजा है सबका, ये दरवाजा है सबका, तो नालियां जो रहेंगी घर के पीछे साइड से रहेंगी, सीवेज सिस्टम पीछे से रहता था। मोहनजोदारो मूवी देखी होगी आपने। ये इतना अच्छा टाउन, ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है। यहाँ पे सिटीज डेवलप हुई थी सबसे पहले। और ये जहाँ पे सिटीज इतनी डेवलप इसलिए हुई क्योंकि जहाँ पे नदी पाई गई थी, वही सिंधु नदी थी, तो नदी के किनारे किनारे जहां जहाँ पे वो नदी थी, वहां वहां पे लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए। अब वहां पे लोग इतना, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पे इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी। सिक्के मिले हैं, वाटर सिस्टम हम लोग जानते हैं, वाटर सिस्टम से पहले वहां पे सिक्के होते थे, वहां पे कॉइन्स थे, ये वाले कॉइन किसी और मेटल के कॉइन थे, लेकिन वो लोग ट्रेडिंग करते थे किसी चीज से। अच्छा, वेट्स भी मिले, आज नापते 1 किलो का बांट, 2 किलो का बांट, वो वेट्स भी मिले हैं उनके टाइम पे, सामान नापते भी थे। वेयर हाउस मिले हैं, गोडाउन मिले हैं सामान रखने को लिए, तो वहां पे इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी। लोगों के पास पता नहीं क्या क्या चीजें, वो पॉट्स वगैरह मिले हैं, बल्कि वहां पे आर्टिस्ट लोग भी हुआ करते, कितनी सारी चीजें मिली हैं। मतलब हम उस टाइम पे डेवलप थे, जब पूरे वर्ल्ड में सिविलाइजेशन नहीं थी, तब हमारा इंडिया डेवलप हो चुका था। पूरे बहुत दूर दूर के लोग वहां पे आते थे। वहां पे पोर्ट्स भी मिले हैं, यहाँ पे इन एरियाज में पोर्ट्स भी मिले हैं, बंदरगाह मिले हैं, मतलब की ट्रेडिंग होती थी तभी तो बंदरगाह हुए। तो यहाँ पे इतना डेवलप हो चुका था एरिया। फिर अचानक से जाने क्या हुआ, आपने देखा होगा मूवी के अंदर, किसने देखी हो, मोहनजोदारो मूवी में, कुछ लोग बोलते हैं बाढ़ आ गई थी, कुछ लोग बोलते हैं हिस्ट्री की बुक में लिखा है आग लग गई थी वहां पे, कुछ लोग बोलते हैं सूखा पड़ गया था, कुछ लोग बोलते हैं वो लोग सब लोग भाग गए थे कहीं पे, कुछ तो अकाल पड़ गया था, तो लोग सब लोग वो मर गए। तो कुछ अलग अलग धारणाएं, किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, उनकी ये सिविलाइजेशन खत्म क्यों हो गई, इसके बारे में किसी को नहीं पता। देखो हम अमीर थे, अब सिविलाइजेशन खत्म हो गई, कुछ नहीं पता। फिर आया धीरे धीरे गंगा के प्लेन्स के इधर, ये जो एरिया था, ये गंगा का एरिया था जहाँ पे प्लेन एरिया था, और नदियां भी यहाँ पे बहुत सारी थी। तो इन एरियाज में लोग बनना शुरू हुए, बल्कि लोगों का सिविलाइजेशन बनना शुरू हुई। कई हजार साल लगे सिविलाइजेशन बनते बनते। आदिवासी हुए, आदिवासी से फिर लोग रहने लगे, झोपड़ियों में रहने लगे, झोपड़ियों से खेती करने लगे, खेती करने के लिए फिर अब फ्री रहते होंगे तो सामान बनाने लगे। तो ऐसे करते करते लोगों का डेवलपमेंट होना फिर से शुरू हुआ, फिर से हम लोग एक नई राह पे चलना शुरू हुए। फिर टाइम पीरियड आया 1000 एडी, मतलब आज से 1019 साल पहले, 1000 पीछे साल जाएं तो 1000 साल पहले की बात है। वहां से इंडिया फिर से ग्रो करना शुरू हो गई। उस टाइम पे 1500 एडी या 1200 एडी के टाइम पे गुप्ता एम्पायर इंडिया में आया होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, गुप्ता एम्पायर। इस एम्पायर के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज फिर से डेवलप हो गई। इंडिया फिर से बहुत अमीर होने लगा। इंडिया के हर घर में, देखो, लोग पहले क्या करते थे, आदिवासी हुए, एग्रीकल्चर करते थे। अब एग्रीकल्चर करेंगे लोग तो क्या 12 महीने उसमें काम रहता है, एक बार खेती बो दी, अब बाकी टाइम तो फ्री है। 6 महीने की फसल होती है, उसकी 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं उसमें, बीज डाल दिया, फ्री बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। तो अब काम नहीं है तो कुछ खाली दिमाग शैतान का घर, बनाते होंगे कुछ ना कुछ। उन्हें लगा गेहूं हो रहा है, गेहूं को स्टोर करने के लिए बर्तन चाहिए, कुछ करना है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, दुनिया भर की चीजें बनती होंगी। अब धीरे धीरे इंसान फ्री बैठा रहता तो चीजें बनाने लगता था। अब जिसको चीजों की जरूरत होती थी वो उस व्यक्ति से चीजें लेता था। तो ऐसे करते हुए ट्रेड होना शुरू हो गया, ऐसे करते करते ट्रेड होना शुरू हो गया, और हर व्यक्ति घर में कुछ ना कुछ सामान बनाने लगा, जिसको जो समझ में आया वो बनाना शुरू हो गया। अब देखो, यहाँ पे हर घर में कुछ ना कुछ सामान बन रहा है, मतलब हर घर में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हर घर में प्रोडक्शन हो रहा है। इकोनॉमी क्यों ना स्ट्रांग होगी, इकोनॉमी आज की डेट में वही तो बोलते हैं, जितना ज्यादा देश के अंदर प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे हर घर में प्रोडक्शन हो रहा है, और जब हर घर में प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी तो स्ट्रांग बनेगी। यहाँ पे टाइम पीरियड आते आते, इस टाइम पीरियड पे आते आते देखो, 1000 की बात कर रहा हूँ, इस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी में जो जीडीपी है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में 28% करीब जीडीपी है, और पूरे वर्ल्ड की जीडीपी सबसे नीचे इंडिया की जीडीपी ये है। यहाँ पे हम कितने अमीर हैं। दुनिया में बोला जाता था जितना प्रोडक्शन होता था उसका 1/4 हिस्सा इंडिया से निकलता था। पूरे दुनिया में जितना भी लोग प्रोडक्शन करते थे उसका 25% से ज्यादा प्रोडक्शन अकेला इंडिया में होता था। इंडिया को उसी टाइम पीरियड पे गोल्डन वर्ड कहना शुरू कर दिया गया। इंडिया को बोलते हैं सोने की चिड़िया था, इसी टाइम पर हम लोग सोने की चिड़िया हुआ करते थे। अमीर, गरीब, अब फिर से सबसे अमीर, और इतने अमीर हैं कि कोई पास नहीं आ सकता।
ये देखो इतना गैप, कहाँ पे हम यहाँ पे हैं और कहाँ पे हम यहाँ पे आ गए। ये है हमारा गैप। अमेरिका कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। हम उस समय क्या क्या मैन्युफैक्चर करते थे, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर किया करते थे। साउथ इंडिया के मसाले पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, सिल्क की साड़ियां बहुत फेमस थी, सिल्क कपड़ा इंडिया का बहुत फेमस था, बुनकरी, हैंडमेड, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स जिसको बोलते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस था इंडिया का। और इसका व्यापार इतना होता था, इतना होता था कि विदेशों से लोग घोड़े भर भर के सोना इंडिया में लाते थे। घोड़े बुलियंस होते, कॉइन्स चलते थे, सोने की मुद्राएं जिसको बोलते हैं, वो मुद्राएं चलती थी उस समय। तो लोग बुलियंस भर भर के लाते थे घोड़ों पे लाद के इंडिया में। क्यों लाते थे? क्योंकि इंडिया से ये सामान लेके जाना है, इंडिया से सामान लेके जाना, इंडिया में हर घर में कुछ ना कुछ बन रहा है। कारीगरी इतनी बारीक हो चुकी है, टैलेंटेड हो गए इंडिया के लोग उसी चीज में, इतने टैलेंटेड हो गए कि दुनिया में कोई पार पा ही रहा है अपन लोगों से। हम लोग इतने स्ट्रांग हो गए अपने सिल्क, अपने इसको लेके, हैंडीक्राफ्ट को लेके, तो पूरे दुनिया के लोग डिमांड कर रहे थे। और अरब देशों वाले लोगों को मसालों का चस्का लग गया इंडिया के। मसाले टेस्टी होते हैं, अपन भी मसाले वाली चीजें खाते हैं तो अपन को भी अच्छा लगता है, तो उन लोगों को इंडिया के मसालों का चस्का लग गया, तो वो लोग इंडिया से मसाले मंगाए जा रहे थे, मंगाए जा रहे थे। और यहाँ पे इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्री जितने भी थे, वहां पे ये हैंडीक्राफ्ट चीजें जाती थी। ये इंग्लैंड की महारानी ने खुद बोल दिया था इंडिया से इंपोर्ट करना बंद करो, नहीं तो इंग्लैंड का सारा पैसा इंडिया में पहुंच जाएगा। इतना ट्रेडिंग होता था इंडिया से। अब वो लोग आएंगे इंडिया में, पैसा लेके आएंगे, इंडिया का सामान लेके वहां पे जाएंगे, वहां पे बेचते थे वो लोग। व्यापारी लोग आते थे, व्यापारी को तो पता है इंडिया में 100 रुपए का सिल्क ले जाएंगे, वहां पे 200 रुपए, 500 रुपए में बिकेगा, उनका भी प्रॉफिट, वो लोग भी पैसा लेके आते थे, वहां पे बेचते थे। बहुत तेज व्यापार चलने लगा। इंडिया उस समय ऐसा हाईलाइट हुआ पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे कि पूरी दुनिया की नजर इंडिया के ऊपर हो गई। पूरा दुनिया के देखो, जो व्यक्ति अमीर होगा वो दुनिया में खटकेगा, हर आदमी की नजर में चढ़ जाएगा, अरे यार ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, इसके पास तो बहुत पैसा है। अब लोग, कुछ लोग तो उसकी बराबरी करना चाहेंगे और कुछ लोग चाहेंगे इसका पैसा मेरे पास आ जाए, तो गिराना चाहेंगे। अब आपको याद होगा इसी टाइम पीरियड पे 1000 एडी से पहला इंडिया पे अटैक हुआ, जो फॉरेन अटैक, वो 1800 800 पे करीब पे हुआ था, 800 एडी पे अटैक हुआ था। सारे अटैक कहां से हुए? यहीं से, इसी रास्ते से। जितने भी फॉरेनर्स आते थे इंडिया में, इसी रास्ते से आते थे। यहां से शिप का आविष्कार हुआ नहीं है तो पानी से कोई आ नहीं सकता, शिप है नहीं है तो पानी से कोई आ नहीं सकता। इस साइड से कोई आ नहीं सकता क्योंकि इस साइड हिमालय था, हिमालय की पहाड़ियां कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अरे वो सारा इंडिया, ये पूरा इंडिया का ही है, ये पूरा इंडिया इंडिया का ही है, ये पूरा समय, पूरा एरिया। तो इस समय जितने भी अटैक हुए इंडिया के ऊपर, यहाँ से हुए। जितने मुगलों ने अटैक किए, वो आए, पता नहीं गजनी आया, मोहम्मद गजनी आया, पता नहीं कौन कौन आया इंडिया में अटैक करने के लिए। जितने भी पानीपत की लड़ाइयां हुई, सोनीपत की, वो सब इसी एरिया में तो लड़ाइयां हुई हैं। इसी एरिया में सारी लड़ाई क्यों? क्योंकि सारे अटैक को आने, सबको आने के लिए व्यापार का रास्ता भी यही है, फॉरेनर्स का आने का भी रास्ता यही है, सबको इंडिया में आना तो इसी रास्ते से आना पड़ेगा। मतलब एक, और सबसे ज्यादा अटैक जो हुए 800 से लेके 1500 के टाइम पे हुए, इसी टाइम पे इंडिया सबसे ज्यादा अमीर था, और जो अमीर होगा सब लोग लूटने के लिए इंडिया में उसको लूटने के लिए आएंगे। अब पूरे दुनिया में हम लोग हाईलाइट हो चुके हैं, हम अमीर हैं, लोग हमें जानते हैं, हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, हमारे देश का सामान बहुत अच्छा है। अब हर देश चाहेगा कि हमारे देश में आना चाहिए, हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम देखें कि ऐसा है क्या वहां पे। जैसे आज की डेट में यूएसए को हम लोग बोलते हैं सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी है। हर व्यक्ति से पूछ, किसी से पूछ लो अमेरिका का नाम सुना है, गाँव का छोटा बच्चा भी बोल देगा हाँ हमने अमेरिका का नाम सुना है, बोलते हैं ना। वैसे दुनिया में पहले किसी से पूछ लेना इंडिया का नाम सुना है, पहले हर व्यक्ति बोल देता हाँ सुना है, क्योंकि सबसे अमीर हम हुआ करते थे, इसलिए सोने की चिड़िया बोला जाता। लेकिन अब बुरी नजर वाले तो आएंगे ही आएंगे। तो फिर लोगों ने इंडिया को ढूंढना शुरू किया, और सबसे पहले निकले इंडिया को ढूंढने के लिए कोलंबस, कोलंबस भाई साहब। और ये पहुंचे इंडिया को ढूंढते ढूंढते अमेरिका, लड़का है, और इंडिया को ढूंढते ढूंढते ये कहाँ पे पहुंच गए? अमेरिका। रास्ता थोड़ा भटक गए, हाँ, तो गलत रास्ता ट्रैक पकड़ लिया, ट्रेन गलत पकड़ ली इन्होंने। लेकिन सही ट्रेन पकड़ी किसने? वास्को डी गामा। एंट्री मारी इन्होंने इंडिया में 1496, 1496 या 1498 से, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, फिर भी 1490 के बाद ही आए, 1490 के बाद ही इन्होंने इंडिया में एंट्री मारना शुरू कर दिया। एंट्री मारी इंडिया के अंदर। अब ये थे कहाँ के? प्रोटुगिस्ट, प्रोटुगिस्ट। शायद मैसी वहां से खेलता है, फुटबॉल खेलता है, प्रोटुगिस्ट है वो भी। मैसी है जहाँ फुटबॉल खेलता नहीं, एक मैसी ही है शायद उसका नाम, वो प्रोटुगिस्ट है शायद, हाँ।
वो पोर्टुगिज है। यहाँ मेसी और एक और है कोई फेमस दुनिया में, रोनाल्डो। इन दोनों में से एक है पोर्टुगिज का। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं फुटबॉल फैन नहीं रहा हूँ। तो एक देश का नाम है पोर्टुगिज, वहां का था ये। अच्छा, उसके बाद इसके पीछे पीछे, पोर्टुगिज के पीछे पीछे डच के लोग भी आ गए। डच भी एक कंट्री का नाम है, डच के लोग भी आ गए। डच के पीछे पीछे इंग्लैंड भी आ गया, और इंग्लैंड के पीछे पीछे लुई 16 फ्रांस का राजा हुआ करता था, उसने भी वो जा, सब लोग जा रहे हैं इंडिया में अपना कब्जा करने के लिए, तुम लोग भी जाओ। फ्रांस के लोगों को भी भेज दिया, तो फ्रांस भी आ गया पीछे से। अब इंडिया में आ चुके हैं पीडीईएफ। पीडीएफ होते ऐसे इंडिया में आ चुके हैं पीडीएफ, सब लोग आ चुके हैं। अब सबको इंडिया में राज करने का नहीं, व्यापार करने का। राज करने कोई नहीं आया था, सब लोग आए थे इंडिया के साथ बिजनेस करने। ये लोग इस समय एंट्री इसलिए मार गए, सब रास्ते जो थे वो बंद थे। देखो यहाँ पे सारे रास्ते जो थे वो बंद थे, सारे लोग यहीं से आते थे। लेकिन इस समय तक शिप का आविष्कार हो चुका था, अब लोग यहां से भी आ सकते हैं और यहां से भी आ सकते हैं। तो जो पहला व्यक्ति इस रास्ते से आया था, पानी के रास्ते से जो व्यक्ति आया था, केरला पे आया था, वो था वास्को डी गामा। पानी के रास्ते से जो व्यक्ति आया था, अब पानी के रास्ते से ये लोग भी आना शुरू हो गए, क्योंकि शिप का आविष्कार हो चुका था। अब इतने सारे लोग इंडिया में आ गए। अब इनके आते ही सोचो, ये लोग आ गए, सब लोग अपने अपने देश से आए थे इंडिया में व्यापार करने के लिए। तो अब ये बोलेंगे, पोर्टुगीज बोलेगा नहीं हमें इंडिया में रहने का है, डच बोलेगा नहीं हमें इंडिया में रहने का है, इंग्लैंड बोलेगा नहीं हमें इंडिया में रहने का, फ्रांस बोलेगा नहीं हमें रहने का है। तो इंडिया वालों से कोई नहीं पूछ रहा है, मेहमान आ गया नहीं हमें इस घर में रहने का है। अब मेहमानों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है, इन चारों के बीच में गृह युद्ध हुआ। ये चारों लोग आपस में लड़े, बहुत लड़े आपस में, एक दूसरे को हराने की साजिश रचने लगे, इन दूसरों को हराना है। फ्रांस का दबदबा बहुत तेज हो गया था, फ्रांस ने काफी हद तक अपना कब्जा बना लिया था इंडिया पे। लेकिन इंग्लैंड का कोई था लीडर वगैरह, उसने कुछ चाल वगैरह रची, वो तो थे ही होशियार लोग, और उन्होंने फ्रांस का पत्ता साफ कर दिया। और अल्टीमेटली जो जीता कौन, वो जीता कौन, इंग्लैंड। अगर सोचो फ्रांस जीता होता तो आज हम लोग फ्रेंच बोल रहे होते, इंडिया में कब्जा किसका होता, फ्रांस का होता, हम लोग बोल रहे होते फ्रेंच में। अपनी नेशनल लैंग्वेज में हिंदी के साथ साथ फ्रेंच बोली जा रही होती। किस्मत ये थी कि जीता इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जो जीता था वो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। जो सबसे पहले इंडिया में आई थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भैया ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से रॉयल चार्टर एक्ट पास करवा के आई थी। मतलब इंग्लैंड की कोई और कंपनी अब इंडिया में नहीं आ सकती थी बिजनेस करने के लिए। मोनोपोली थी इंग्लैंड की इस कंपनी की इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कोई कंपनी व्यापार करेगी तो वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। यही कंपनी बस इंडिया में व्यापार करेगी, और कोई कंपनी इंडिया में व्यापार नहीं कर सकती। तो अब कहानी क्या है, कहानी शुरू हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले तो बड़े आराम से व्यापार किया, धीरे धीरे फिर लगा ये लोग तो बेवकूफ है, जिसके घर हम मेहमान नवाजी करने आए हैं, हम मेहमान बन के आए हैं, मालिक ही घर का बेवकूफ है। घर ही घर में लोगों की पटरी नहीं खा रही है, राजा और वजीर के बीच में लड़ाई चल रही है, राजा का जो सेनापति है उसी के बीच में लड़ाइयां चल रही है, आपस में सत्ता के लिए तो मनमुटाव था ही। आप देखना इंडिया की हिस्ट्री में कभी पढ़ना ध्यान से, बाप ने बेटे को मारा है, बेटे ने बाप को मारा है, सिर्फ किस लिए, सत्ता के लिए। औरंगजेब और शाहजहां, ताजमहल जिसने बनाया शाहजहां, उसके लड़के ने ही उसको जेल के अंदर डाल दिया, सिर्फ किसके लिए, सत्ता के लिए। हमेशा इंडिया में ऐसा हुआ है कि आपस में ही रिश्तेदारों ने रिश्तेदारों को मारा है, इसके लिए, अपनी सत्ता के लिए। आज भी ये चीज चलती है, अपना सबसे बड़ा दुश्मन अपना खास रिश्तेदार ही निकला है, पता लगे। सब जगह तो नहीं, लेकिन कई जगह घर का वेरी लंगड़ है, वो रामायण से चला आ रहा था, तो वो जहां पे भी था। बिल्कुल यही कंडीशन जहां पे हुई। राजा जो इंडिया के थे बहुत स्ट्रांग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कुछ नहीं लगते थे उनके सामने। जहाँ पे मराठे लोग छत्रपति शिवाजी के उस इतने ताकतवर लोग हुआ करते थे, वो लोग, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। सिर्फ कमियां जो निकल आती थी घर ही के लोग निकल आते थे, जो सत्ता के चक्कर में उनको राज बता देते थे। झांसी की रानी भी इसी वजह से हारी थी, झांसी की रानी भी इसी वजह से हारी थी, क्योंकि उसी के उन्हीं के घर के आदमी ने वहां पे कुछ इंग्लैंड के साथ मिल गया था, और उन्होंने पूरा राज खोल दिया था। क्या हो गया, फिल्टर गिर गया। हम्म। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अब कब्जा करना शुरू किया। शुरू में तो व्यापार कर रहे थे, सिर्फ फैक्ट्री लगाई, बिजनेस करना शुरू किया, नई नई चीजें इंडिया में लाना शुरू किया, पहले तो बिजनेस किया। यहाँ पे कई बार मैंने बुक्स में देखा, इनका शुरू में इंटेंशन कभी नहीं रहा। 100 सालों तक इन्होंने कोई अटैक इंडिया के ऊपर नहीं किया। 100 साल हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में आए,
100 सालों तक जब किसी ने कोई इंडिया पर अटैक नहीं किया, इसका मतलब ये था कि वो लोग इंडिया पर अटैक करने कभी आए नहीं थे, तो इंडिया को कॉलोनी बनाने का उनका कभी कोई मोटिव था ही नहीं। शुरू में वो कभी भी कॉलोनी बनाने के उद्देश्य से इंडिया में नहीं आते, सिर्फ बिजनेस करने के लिए इंडिया में आते। लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ पे तो बेवकूफियां चल रही है, इनको तो कभी भी हराया जा सकता है, इनके ऊपर कब्जा किया जा सकता है, तो उन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। धीरे धीरे राजाओं को लड़वाना शुरू किया, चालें रचना शुरू किया और अपने अंडर में एरियाज को लेना शुरू कर दिया। पहला युद्ध हुआ 1757 में। पहली बार लड़ाई, 100 साल हो चुके थे इनको इंडिया में आए और अभी तक कोई अटैक नहीं किया। पहली बार अटैक किया इन्होंने 1757 पे। बक्सर में हुआ था, जाने प्लासी में हुआ था शायद पहला युद्ध। वो 1857 में होता तो पहला बक्सर में हुआ था। वहां पे हुआ पहला युद्ध, बक्सर की युद्ध हुआ। वहां पे इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया और इंडिया वाले, वो वहां पे जो राजा रहा होगा वो हार गया, और वहां से इन्होंने अत्याचार करना शुरू किया। थोड़े बहुत इन्होंने अपनी मनमर्जी चलाना, देखा होगा अपनी मूवीज में, फ्रीडम की जो मूवीज देखी होंगी, कितना अत्याचार करते थे, वैसे अत्याचार करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। दूसरा, अब लोगों को समझ में आया कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो राजाओं ने इनके खिलाफ जंग छेड़ी। और राजाओं ने जो जंग छेड़ी प्लासी के अंदर 1857 में छेड़ी, और उसमें राजा लोग हार गए। ये वो उसी युद्ध का एरिया पिक्चर है। राजा लोग हार जाते हैं क्योंकि जो राजा, जिसने वो सिराजुद्दौला था, जिसने इंग्लैंड के खिलाफ पहला अटैक किया था, और उसका जो वजीर था, उसने ही इंग्लैंड वालों को पूरे राज खोल दिए, इसलिए वो लोग हार गए थे। नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं से निकल जाती बाहर। और यहां से 1857 का युद्ध जो हारे जी, यहाँ पे एक लोग नहीं, काफी लोग लड़े थे। एक लोग नहीं, काफी लोग, झांसी वाली रानी, तात्या टोपे, छत्रपति, ये सब लोग एक साथ होकर लड़े थे। इसको बोला था फर्स्ट फाइट अगेंस्ट फ्रीडम। हम लोग पहली लड़ाई लड़े थे फ्रीडम के लिए 1857 की, हमें हम जीतना है, इनको हराना, भगाना है, लेकिन हम लोग हार जाते हैं। यूनिटी नहीं थी और अपने लोग उनके खिलाफ, उनसे मिल चुके थे, हम लोग हार गए। तो यहाँ से इतना बड़ा युद्ध हुआ, लाखों लोग इंग्लैंड के मरे थे। ये बात पहुंच गई इंग्लैंड तक, और फिर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया गया। फिर इंग्लैंड से गवर्नर आए इंडिया पर राज करने के लिए। फिर उन्होंने जैसे ये लोग जीत गए तो इंडिया का अधिकार किनके पास चला गया? इनके पास चला गया। अब इंडिया के राजा तो हट गए, जो राजा उनको सैलरी बेस पे इन्होंने रख लिया और पूरा अधिकार इनके पास चला गया। यहां से इंडिया का ब्लैक टाइम शुरू हो जाता है। 1857 से लेके 1947 तक जो अत्याचार इंडिया के ऊपर हुए हैं, उसकी इकोनॉमी कंडीशन हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि इसका क्या असर हमारे ऊपर पड़ा, कहां पे हम इतने अमीर हैं अभी तक। 57 17 तक, 1700 तक हम लोग अमीर हैं, और वहां से अब गरीब होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये लोग जो जो चीजें करेंगे वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। यहाँ पे 1857 के अंदर इनके पास लैंड रेवेन्यू राइट्स आ जाते हैं। लैंड रेवेन्यू राइट समझते हो? जमीनों पे टैक्स लगाने का अधिकार भी इनके पास पहुंच जाता है, जमीनों के ऊपर पूरा कंट्रोल भी इनके पास पहुंच जाता है। हर चीज इन्होंने अपने कब्जे में ले ली, क्योंकि अब सरकार किसकी आ चुकी है? इंग्लैंड की। अब इंडिया नहीं बोला जाने लगा इंडिया को, अब ब्रिटिश इंडिया इंडिया को बोला जाने लगा। इंडिया नहीं बोलते थे अब इंडिया को, इंडिया को बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश के जो गवर्नर्स थे वो इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जिस हालत में ये लोग हमें छोड़ के गए हैं, ये लोग आगे देखो, गोरे लोग, देखा होगा, हमें तुमसे दुगना लगान चाहिए, वही दुगने लगान वाले। बोला जाता है इंडिया वाज मोर देन, इंडिया की इनकम जो थी इंग्लैंड की पूरी ट्रेजरी से ज्यादा थी। इंडिया की इनकम तुम्हारे पूरे खजाने से ज्यादा थी इंग्लैंड वालों से, ये बोला जाता है। इतना पैसा इंडिया के पास था कि अगर पूरा खजाना इंग्लैंड का खाली कर दिया जाए, इतने तो हम लोगों की महीने की इनकम है, इतना हम लोग कमाते थे। और उसके बाद जो हालत छोड़ के गए हैं, वो इस चैप्टर में आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोगों की इनकम को 10 दिन 7 दिन का खाना बस छोड़ कर गए थे हम लोगों के लिए, ऐसी हालत में छोड़ के गए। तो वही मैं कंडीशन आपको बताऊंगा यहाँ पे। रुक जाओ, यहाँ पे ये चीज नहीं दिखानी मेरे को अभी। ये इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको जो गुस्सा आएगी ना इन लोगों पे, आप लोग बोलोगे इन्हें तो भगा देना चाहिए, उसी टाइम पे मार के। आप इतनी गुस्सा आएगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि अगर ब्रिटेन की जगह कोई फ्रांस का अंग्रेज भी आपको शहर में दिख जाए, मतलब उसी को मारने लगो। आराम से भगा सकते थे, आराम से, लेकिन एक ही तो नहीं थे ना। आज भी घरों में जो कब्जा होता है वो कब होता है? जब घर ही में फूट हो, घर ही के लोगों की आपस में ना बन रही, तो बाहर का व्यक्ति तो आगे कब्जा करेगा ही। यहाँ पे राजा को राजा के साथ लड़ा दिया, राजा के अंदर ही राजा के एक दूसरे के साथ लड़ा दिया। तो यही इन लोगों ने किया, डिवाइड एंड रूल। हाँ, बस। तो यहाँ पे हमें 6 सेक्टर्स देखने हैं।
हम जान रहे हैं कि इंडिया की कंडीशन इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसी थी। अगर कोई पूछे कि बताओ 1947 में अंग्रेज लोग आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को कैसा छोड़ के गए थे, तो आप लोग सब लोग ये बोलोगे कि बहुत बुरा छोड़ के गए थे। सबको पता है कि हम लोगों की बहुत बुरी हालत में करके गए थे, लेकिन इस बात को अगर प्रूफ करना हो तो कैसे करोगे? तो प्रूफ करने के लिए हमें फैक्ट्स पेश करने पड़ते हैं, डेटा पेश करना पड़ता है, हमें कई चीजें बतानी पड़ती है फैक्ट्स के साथ। तो वो सारी चीजें हम आपको चैप्टर में बताएंगे। अगर आपको कभी ये प्रूफ करना पड़े कि हमारे इंडिया की हालत 1947 के टाइम पे बहुत खराब थी, बुरी कंडीशन में छोड़ के गए थे, हम इन 6 सेक्टर्स को प्रूफ करेंगे। 6 सेक्टर कौन सा है? पहले हम अपना दिखाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, दूसरा सेक्टर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, तीसरा सेक्टर देखेंगे हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया की कैसी थी, लोगों का कामकाज क्या था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिया का, और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। इन 6 चीजों को आप प्रूफ कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंडिया की हालत कैसी थी 1947 के टाइम पे। और 1947 से लेकर 2020 तक का सफर इस बुक में हमें पढ़ना है। बात समझ आ रही है? 1947 में हमारी कंडीशन कैसी थी, फिर 1947 के बाद 1951 में हम लोगों ने अपनी प्लानिंग करना शुरू किया, और 1990 तक का क्या टाइम फेस रहा। 1990 में एलपीजी पॉलिसीज आई, 1991 में एलपीजी पॉलिसीज आई, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, आज की देश में प्रॉब्लम्स क्या है, आज के देश में हम लोग किस चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, और कौन सी प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट स्किल, ये सब चीजें जो प्रॉब्लम है आज की डेट में, वो इसी यूनिट में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम कंपैरिजन करेंगे लास्ट चैप्टर में इसी यूनिट, इसी बुक के, इंडिया का, पाकिस्तान का और चाइना का, क्योंकि तीनों ने सेम टाइम पे अपना डेवलपमेंट शुरू किया था, और आज तीनों किस पोजीशन पे है वो हम देखेंगे लास्ट चैप्टर में। आया समझ में इस बुक का मतलब? तो इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। 1947 में हम लोगों की हालत कैसी थी वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये पूरा इंट्रो था, बैकग्राउंड था इस बुक का। बुक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, कि उस हालात से निकलते हुए आज हम किस हालात में पहुंचे, पहले हालात कैसे थे, किस हालात में हमें छोड़ के गया था, रखा गया था, और आज हम कहां तक पहुंच पाए। ठीक है, लास्ट का चैप्टर सबसे मजा आता है पढ़ने में, कंपेयर किया जाएगा, लेकिन बाद में बुरा भी लगता है। इंडिया की हालात देख के तुम्हें लगेगा अरे यार चाइना बहुत आगे निकल गया, और हमसे लेट शुरू हुआ था उसका डेवलपमेंट, बल्कि हुआ तो हमसे पहले था, लेकिन उसकी पॉलिसीज खतरनाक निकली, वहां पे इम्प्लीमेंटेशन जो पॉलिसी का हुआ वो अच्छा हुआ। ठीक है, तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, कल हम एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ना शुरू करेंगे।